नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जानेंगे कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमपीपीएससी में जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसमें बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कैबिनेट कमिटीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी रिसेंटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 240 सीट्स लोकसभा में बीजेपी जीत गई है। और अभी क्या है कि 4 पोर्टफोलियोज़ के बारे में बात हो रही थी, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और होम, ये तो अपने पास ही रखने वाली थी। स्पेसिफिकली जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे ये अपना होल्ड अभी भी बरकरार रख रही है। इसके बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार की कैबिनेट कमेटीज़ होती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इट्सेल्फ ही बहुत बड़ा एक पावरफुल पोर्टफोलियो माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं और कैबिनेट कमिटीज़ से हमने देखा है कि पॉलिटी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर अबाउट द कैबिनेट कमिटीज़। जैसे ही एक यूनियन कैबिनेट को सॉर्न इन कराया जाता है, मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज़ दे दिए जाते हैं, तो आपने कल शपथ समारोह में देखा ही होगा कि कितने सारे मिनिस्टर्स का अलॉटमेंट हुआ था। कुछ को रिटेन करके रखा हुआ है, कुछ को ड्रॉप कर दिया है इस साल मिनिस्टीरियल प्रोसेस से। पर फिर भी बहुत सारे पोस्ट हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स जिस पार्टी ने जीते हैं, बीजेपी ने, वो सबसे ज़्यादा उसने अपने पोस्ट अपने पास रखे हैं, जो मेजरली इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब यहाँ पे हाई प्रोफाइल कैबिनेट कमिटीज़ बहुत ही जल्द बनने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं इन कमिटीज़ को सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट के साथ, यानी कैबिनेट में जो मेंबर्स होते हैं वो इन कमेटी के ही मेंबर माने जाते हैं। जब कैबिनेट का सिलेक्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स उसमें जब सिलेक्ट हो गए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है कि किस तरह की कमिटीज़ कौन कौन सी बनने वाली है। प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कमिटीज़, ये याद रखिएगा। ये पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है कि नंबर ऑफ़ कमिटीज़ वो चेंज कर सकते हैं। और जो भी फंक्शंस है ना, जो कमिटी करती हैं, उनके फंक्शंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उनका जो बेस है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उसको बस ध्यान में रखना पड़ता है कि प्रिंसिपल्स ना चेंज हो, बेस ना चेंज हो, बल्कि फंक्शंस उसमें अगर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होने होते हैं तो वो किए जा सकते हैं। मेंबरशिप जो ईच कमेटी की होती है वो 3 से 8 के बीच में होते हैं। ये याद रखिएगा कि कैबिनेट कमेटी चाहे जो भी हो, 3 से 8 नॉर्मली हम देखते हैं कि इसमें मेंबर्स मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 देखे जाते हैं। सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इनका मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी तक हमने ये नहीं सुना है कि कैबिनेट मेंबर्स के अलावा कोई मेंबर भी इसमें ऐड किया जाए। मतलब ये भी हो सकता है। ज़्यादातर कैबिनेट कमिटीज़ के मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं तो वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन बन ही जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैबिनेट्स बहुत सारे कैबिनेट कमिटीज़ इश्यूज़ रिजॉल्व करती है, बहुत सारे प्रपोजल्स फॉर्मुलेट करती है जो कैबिनेट और फिर पार्लियामेंट के पास जाता है। मान लो इकोनॉमिक सिचुएशन पे कोई पॉलिसी नहीं लानी हो तो वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेके आएगी। फिर उसके बाद उसकी अच्छी से स्क्रूशनी होगी, फिर वो पार्लियामेंट के पास जाएगा और इस तरह से पारित होता चला जाएगा। कैबिनेट को एम्पावर किए जाते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाएं उसका रिव्यू भी वो कर सकती है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब थी तब उस समय 12 कैबिनेट कमिटीज़ थी, बाकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बहुत सारे थे और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी थे। पर याद रखिएगा 12 कैबिनेट कमेटी। अभी हमारे पास 8 कैबिनेट कमेटी है। कौन कौन सी? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑन अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इंट्रोड्यूस किए गए थे करंट गवर्नमेंट, अभी 2024 की करंट गवर्नमेंट है, बट उससे पहले 2019 में भी तब की गवर्नमेंट मोदी प्रिसाइडेड थी, मोदी जी की गवर्नमेंट थी। तब की गवर्नमेंट ने 2 एक्स्ट्रा कैबिनेट कमिटीज़ डाले थे, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसको ऐड किए गए थे। एम्प्लॉयमेंट ये नए इनोवेशंस माने जा रहे थे। सारी कैबिनेट कमिटीज़ एक्सेप्ट द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अकोमोडेशंस एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन दोनों को छोड़ के सारी कमिटीज़ जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही चेयर की जाती है। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है कि 2 कैबिनेट कमिटीज़ को छोड़ के बाकी कैबिनेट कमिटीज़ हैं, 6 कैबिनेट कमिटीज़, उसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशंस के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं है और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी चेयरपर्सन
प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। कैबिनेट कमेटी को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की तरह काम किया जाता है वर्क, ताकि मिनिस्टर्स का काम थोड़ा सा आसान हो सके, रिड्यूस हो सके। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं ये। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि इनका कोई भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए कहा जाता है। पर रूल्स ऑफ बिजनेस में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, तो याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर अगर हम बात करें रूल्स ऑफ बिजनेस, तो हाँ, उसमें इनको मेंशन किया गया है। एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 से काम करते हैं। ये पर्टिकुलर रूल्स हैं जिनसे उनका पूरा कंडक्ट डिक्टेट होता है। और ये रूल्स कहाँ से निकलते हैं? आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, जो कहता है कि प्रेसिडेंट रूल्स बनाएंगे फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको रूल्स बनाने होते हैं? प्रेसिडेंट को रूल्स बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 77 क्लॉज 3। और जितने भी ऑलोकेशन होंगे मिनिस्टर्स के फॉर द सेट बिजनेस, उसको भी प्रेसिडेंट ही देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? देखो, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं पहली बात तो, और फिनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स इसके मेंबर होते हैं। तो बिल्कुल ये मोस्ट पावरफुल कमेटी मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा ये डिबेट्स, डिस्कशन और अपॉइंटमेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी बॉडी, जो नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज़ होती हैं, जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं, जो नेशन की सिक्योरिटी देखती है, सारे मेंबर्स इसमें, सारे डिसीजन जो होते हैं इसी के मेंबर्स द्वारा लिए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। मेजर डिसीजंस, जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट किन की नियुक्ति करनी है, नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करती है, डिफेंस के बारे में बात करती है, क्या क्या एक्सपेंडिचर इसमें होगा, वो सारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देखती है। इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़, लॉज रिलेटेड इश्यूज़, लॉ रिलेटेड इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जो एक नेशन को इंश्योर करे कि वो सिक्योरिटी के साथ चले, ये सारे डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ही लेती है। और ये सारे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड मैटर्स भी देखती है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पोर्टफोलियोज़ में इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट बनी है, उसी में कहीं जाएगा। इसके अलावा एडवांटेजेस और इम्पैक्ट्स क्या? देखो, पहली बात तो कैबिनेट का टाइम सेव करता है। जो भी कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं। सारे इम्पॉर्टेंट जो भी इनको फैक्ट्स और डेटा प्रेजेंट करने होते हैं कैबिनेट को, ये आराम से कर लेती है। इसकी वजह से टाइम बचता है। इंटर गवर्नमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाती है। इफेक्टिव डिलीवरेशन है, क्योंकि स्मॉलर साइज़ है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना अनवील्डी हो जाएगी और इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही मिनिस्टर्स के आर्बिट्ररी एक्शंस, जो चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं, इस वजह से आर्बिट्ररी एक्शंस भी नहीं होते। कैबिनेट कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि कैबिनेट मिनिस्टर्स का वर्कलोड कम हो सके और पॉलिसी इशू और कोऑर्डिनेशन बन सके। ये प्रिंसिपल्स ऑन डिवीजन ऑफ लेबर में बिलीव करती है, मतलब कि अगर आप लेबर को डिवाइड कर देंगे तो स्पेशलाइज्ड काम आपको हर जगह मिलेगा। और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि करंट गवर्नमेंट की या किसी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की होती है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, उसको इंश्योर करती है कि कलेक्टिवली आप रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को। और साथ ही साथ मिनिस्टीरियल एक्सपर्टीज़, किसी मिनिस्टर की किसी में एक्सपर्टीज़ होगी, किसी की दूसरे में होगी, उसको भी अपहोल्ड करने में मदद करती है। साथ ही साथ नंबर और नोमेनक्लेचर जो कैबिनेट कमेटी का होता है, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल HD देवेगौड़ा के समय हमने देखा था 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी का रेजिग्नेशन आ गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया। देवेगौड़ा जो कि चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑन June 1st। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, ही बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर। फिर P. Chidambaram, he became the Tamil Manila Congress. He had formed the Tamil Manila Congress that year. He became the finance minister. और CPI के इंद्रजीत गुप्ता became the home minister. 2001 में वाजपेयी headed the NDA government. समता पार्टी फाउंडर जॉर्ज फर्नांडिस इसमें डिफेंस मिनिस्टर थे और वो पोस्ट पर 3 इयर्स के लिए रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी लेड सेकंड, थर्ड अटल बिहारी वाजपेयी मिनिस्टर्स ये करगिल वॉर की पूरी देखरेख कर रहे थे, कि करगिल वॉर के थ्रू यही देख रहे थे हमें। हु चेयर्स ऑल द कमिटीज एक्सेप्ट द कैबिनेट कमिटी ऑन हाउसिंग एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। हाउसिंग इज अकोमोडेशन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और दी गवर्नर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और ज़रूर हमारे साथ और इंगेज करिए। साथ ही साथ हमारी बिग समर सेल आने वाली है, तो इसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहिए, जो कि 14 जून से शुरू होने वाली है। सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा, अप टू 90% तक की छूट। साथ ही साथ हम आपको अतिरिक्त 13% तक की छूट देंगे अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे UC13। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।